Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनाक्रोश पर। उत्तर प्रदेश का हाथरस आजकल खूब चर्चा में बना हुआ है और हो भी क्यों ना, एक लड़की के साथ हिंसक दुर्घटना हुई है। यह कोई आम दुर्घटना नहीं, अपितु पूर्व नियोजित एक षड्यंत्रिक घटना बताई जा रही है, जिसमें कि एक लड़की मनीषा वाल्मीकि के साथ कुछ लड़कों ने हाथापाई की। इसमें उस लड़की को गंभीर चोटें आई। उसका परिवार उसे लेकर जिला अस्पताल गया। तारीख थी 14 सितंबर। लड़की के भाई ने प्राथमिकी दर्ज कराई और SC/ST एक्ट के तहत रिपोर्ट लिखी गई। पुलिस ने अस्पताल जाकर मनीषा से पूछताछ की तो उसने स्वयं बोलकर बयान दिया कि गांव के ही संदीप ने उसे मारने की कोशिश की। घटना के 5 दिन तक चीजें यथावत रही। पीड़िता को गंभीर चोटें थीं, इसलिए उसे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया। 19 सितंबर को पुलिस पुनः बयान लेने पहुंची तो मनीषा ने अपने साथ घटित घटना बोलकर पुलिस को बताई। 3 दिन के बाद पुलिस फिर अस्पताल जाकर उसके साथ घटी घटना के बारे में पूछती है तो आश्चर्यजनक रूप से उसने अपने साथ दुष्कर्म होना स्वीकार किया और गांव के 3 और लोगों को इसमें सम्मिलित बताया। यह सभी बयान मनीषा के द्वारा ऑन रिकॉर्ड दिए गए हैं, यद्यपि मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई थी। मनीषा के साथ बर्बरता हुई। एक लड़की के साथ इस तरह का पशुवत आचरण करने का अधिकार किसी पुरुष को नहीं है। आरोपियों की क्रूरता ने मनीषा के प्राण ले लिए, जो कि किसी भी विधान में अक्षम्य अपराध है। साथ ही अबला स्त्री के साथ बल प्रयोग दंडनीय है। कोई भी सभ्य समाज नारी का अपमान करके सुखी नहीं रह सकता। यह अनुचित ही नहीं, पाप भी था, जिसके अपराधी कतई बख्शे नहीं जाने चाहिए। मनीषा वाल्मीकि दलित थी और आरोपी सवर्ण राजपूत। अब यहां से शुरू होता है जातिगत राजनीति का घिनौना खेल। जैसे ही पीड़ित दलित का नाम आया, देश के रक्षक सक्रिय हो गए। अस्पताल से लेकर घर तक मुलाकातों का दौर शुरू हुआ। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव शिवराज जीवन सबसे पहले लड़की को देखने पहुंचे और उसी दिन लड़की ने अपना बयान बदल दिया। लड़की की अस्मिता दरकिनार करके इस दुखपूर्ण घटना को जातीय रंग दे दिया गया, जिसमें मनुवादी सवर्ण ने एक दलित कन्या का शील हरण किया अथवा करने की कोशिश की, अथवा इसलिए क्योंकि हम सत्य से कोसों दूर कर दिए गए हैं। 22 सितंबर के बयान के बाद दलित प्रताड़ना की हेडलाइन अचानक से ट्रेंड करने लगी। मारपीट की प्रस्तावना से शुरू हुई कहानी दुष्कर्म के उपसंहार पर आकर अटक गई। उसके बाद मीडिया ने और दलितों के रक्षकों ने न्यूज बनानी शुरू की, जिसमें लड़की की जीभ काटने, आंखें फोड़ने, रीढ़ की हड्डी तोड़ने जैसे गंभीर आरोप सामने आए। किंतु सनद रहे कि मनीषा की बयान वाली वीडियो क्लिपिंग्स में उसकी आंखें साफ दिख रही हैं और उसने बिना कटी जीभ से स्वयं बोलते हुए अपने तीनों बयान दिए हैं। धीरे धीरे इस पूरे मामले ने जातिगत रंग ले लिया। न केवल रंग लिया, अपितु टकराव की स्थितियां बन गई। प्रदेश भर में अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दलित सवर्ण किया जाने लगा। जिस मामले में सीधा एक पीड़ित लड़की को न्याय चाहिए था, उसमें सेलेक्टिव पॉलिटिक्स घुस गई। इसी समय राजस्थान में 16 बलात्कार की घटनाएं घटी, किंतु किसी नेता ने, किसी पत्रकार ने सांस डकार तक नहीं ली। उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी दुष्कर्म की घटनाएं हुई, लेकिन वहां कोई एजेंडा सेट नहीं हो पाया। तो हाथरस के परिवार को नोचने पर सभी तुल गए। दलित सवर्ण करके दंगे करवाने के बाद कोई दलितों का मसीहा बनेगा तो कोई राजपूत समाज का। किंतु इस जातिगत विद्वेष में देश समाज की जो आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक क्षति होगी, उसका दायित्व आखिर किसका होगा? खैर, हाथरस प्रकरण पूरी तरह से योगी सरकार की विफलता है।
जिससे आज पूरे देश में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। इस मामले में आरंभ से ही त्रुटियां होती रही और अभी तक हो रही हैं। सरकार और प्रशासन का उद्देश्य प्रदेश को जाति आग से बचाना था, किंतु उपक्रम में वे आपाधापी में भूल पर भूल करते जा रहे हैं। आज ना तो पीड़िता का परिवार संतुष्ट है और ना ही घटना का पटाक्षेप हुआ, और ना ही अभी तक सरकार की ओर से, उनके प्रतिनिधियों की ओर से कोई ठोस उत्तर ही दिया गया है। सब कुछ भ्रम ही दिखाई दे रहा है। सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता को सरकार की ओर से इलाज उपलब्ध कराया गया। उसकी दुखद मृत्यु के बाद से निरंतर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने सब परिवार को न देकर अपने दिमाग में स्वयं ही कील ठोकी है। परिवार अपनी बिटिया के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। यदि प्रशासन को भय था कि शव को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा सकता है, संपत्तियां फूंकी जा सकती हैं, तो सतर्कता से शव दाह कराने का उपाय खोजना चाहिए था, न कि सनातन परंपरा के विरुद्ध शमशान को 2:30 बजे रात को जगाकर बिना किसी अंतिम क्रिया के शव को यूं ही फूंक देना चाहिए था। प्रशासन की अति सक्रियता व आशंका से भरी योजनाओं ने इस मामले को जटिल और जल्दी न सुलझने वाला बना दिया। परिवार की इच्छाओं और भावनाओं का मान क्यों नहीं रखा गया? उन्हें 25 लाख दो, 50 लाख दो, लेकिन उनकी बेटी की लाश तो कोई शासन या प्रशासन उन्हें नहीं दे सकता। इसी तरह पिछले 3 दिनों तक गांव में पीड़िता के परिवार और घर तक किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। सो तो ठीक था, अन्यथा राजनीति के महलों में बैठे गिद्ध लोगों में मतभेद करवा के ही मानते। पीड़ित परिवार के लिए सहानुभूति लेकर जाने वाले पत्रकारों और राजनीतिक हस्तियों की पहुंच न बन पाने से राजनीति की गलियां और मीडिया हाउस सुलगने लगे। पत्रकार लोग अधिकारियों से बदतमीजी से पेश आए। शासन के आदेश के पालन के लिए पुलिस वाले पत्रकारों से भी हाथ जोड़ते रहे और जरूरत पड़ने पर धक्का मुक्की भी की। यह सब केवल इसलिए हुआ क्योंकि शासन मुद्दे की दिशा तय नहीं कर पाया। स्पेशल टास्क फोर्स का गठन पूरी घटना की जांच के लिए हो चुका है। साथ ही पीड़ित परिवार व आरोपियों के नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफिक टेस्ट किए जाने की बात भी की जा रही है। तत्काल प्रभाव से बदसलूकी के आरोपी 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। अभी लोग जिलाधिकारी के प्रति भी आक्रोशित हैं। संभव है कि उन्हें भी निलंबित कर दिया जाए। 3 दिवसीय प्रतिबंध के बाद मीडिया और पत्रकारों को गांव जाने की अनुमति मिली है। विश्वास करिए, उस परिवार से प्रश्न पूछ कर सत्याग्रही पत्रकारों ने, विशेषतः महिला पत्रकारों ने, उनका सांस लेना दूभर कर दिया है। जिस माता की बच्ची का जीवन इतने संकट से खत्म हो गया हो, उसे कुरेद कर उनकी संवेदनाओं का बलात्कार किया जा रहा है। शासन की ओर से छूट मिलते ही एक साथ परिवार को घेर कर बैठे पत्रकार गिद्धों की तरह नोचने में लग गए हैं। अभी जनता के परम हितैषी नेताओं का आगमन तो शेष ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि अब हाथरस से महीनों दिल्ली का संपर्क बना रहेगा। बहरहाल हाथरस का घटनाक्रम साधारण विवाद से शुरू होकर राजनीतिक व मीडिया के लिए शतरंज की कोर्ट बन गया है। बड़े बड़े नामवर श्रेष्ठ पत्रकार 50 लाख देकर पीड़िता के परिवार पर सरकार के खिलाफ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इस पूरे मामले में जो भी हस्तक्षेप करेगा, उसके हाथ निश्चित ही कोई न कोई लभ्य वस्तु लग ही जाएगी। किंतु दुखद है कि मनीषा को जो यातना मिली, उसका हिसाब कौन करेगा? 15 दिन की टूटती सांसों का न्याय कब होगा? कब तक दलित मनीषा के लिए स्वार्थपूर्ण आवाजें उठेंगी? क्या एक दलित लड़की का लड़की होना पर्याप्त नहीं? क्या दलित नारियों के सील से अन्य नारियों का सील भिन्न है? कब तक पत्रकार, विपक्ष, नेता सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते रहेंगे? कब तक खोजते रहेंगे अपनी गिरी हुई सोच के लिए दलित मनीषाओं को? सरकार चेत जाए, ऐसी लचर व्यवस्था सरकार पर से भरोसा कमतर करती रहेगी। साथ ही प्रश्न उठाने के अवसर भी देती है। सरकार का दायित्व है बेटियों की सुरक्षा व सम्मान। यदि इस तरह बेटियां दम तोड़ती रही तो आपकी सत्ताएं भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। साथ ही देश के सभी तथाकथित बुद्धिजीवियों
अवसरवादियों, लिबरल, लेफ्टिस्ट समूहों से विनम्र याचना है कि कम से कम ऐसे मामलों में अपना एजेंडा और मुंह दोनों न चलाएं तो ही बेहतर है। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जनाक्रोश को और घंटा बटन दबा लीजिए और पाइए सबसे पहले न्यूज वीडियोज व्यूज के साथ हमारे चैनल पर।